हेलो व्यूअर्स, तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 1 निपटा लिया था और आज हम लोग करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 2। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन में है वो है टाउन प्लानिंग, यानी कि जो उनकी शहर थे उनकी व्यवस्था वगैरह कैसे की थी है कि अपना जो शहर है वो कहाँ कहाँ बसाना है। तो हम लोग बात करें कि जितनी भी हमारी ये साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो कहाँ सिचुएटेड है, बैंक ऑफ रिवर यानी कि नदी के किनारे स्थित हैं। जितनी भी उनके शहर वगैरह बने हुए, टाउन वगैरह बने हुए हैं, वो सभी के सभी नदी के किनारे स्थित हैं। और क्योंकि अगर आज भी समय पे देखें तो जितने भी बड़े बड़े शहर ऐसे दिल्ली हुई या फिर बड़े बड़े शहर हुए, कानपुर हुए या फिर दूसरे शहरों की बात करें, तो ये सभी के सभी कहाँ होते हैं कि नदी किनारे बसा देते हैं, क्योंकि वहाँ पानी की दिक्कत कभी ना हो। तो ये एक मेन रीज़न होता है कि जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें देखी जाती हैं कि शहर कहाँ ज़्यादा अच्छा डेवलप हो पाएगा वहाँ पे। टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सिटाडेल, फोर्ट्स और लोअर टाउन्स। तो जो हमारे जो बिल्डिंग्स थी, तो वो जो टाउन्स थे वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, सिटाडेल्स और दूसरा लोअर टाउन। जैसे कि आज के पहले के समय पे होता था कि सिटाडेल्स मतलब कि बड़े-बड़े राजमहल बना दिए, उसे उसकी घेराबंदी कर दी और नीचे शहर है, आम लोग रहते हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा सुरक्षा नहीं होती है। तो 2 प्रकार से बना दिए जाते थे। तो यहाँ पे जैसे ऊँची साइड यहाँ पे आपको दिख रही है, तो ये यहाँ पे किले वगैरह बना दिए यहाँ पे, और यहाँ पे आम लोगों के लिए रहने के लिए जगह है यहाँ पे। और हम लोग बात करें, जो सिटाडेल था उसे फोर्टिफाइड कर दिया था, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें किलेबंदी कर दिया थी। और जो लोअर टाउन था, शहर था, वहाँ पे इतनी ज़्यादा फोर्टिफिकेशन नहीं की थी। अब आम लोगों के लिए कौन बड़ी बड़ी दीवारें बनाता है कि उनकी प्रोटेक्शन करनी है उन्हें। तो पहले राजा अपना राजमहल देखता है, फिर बाद में दूसरों का देखता है। तो और इसमें एक ख़ास बात ये है कि जो क्या बोलते हैं, ढोलावीरा है, ढोलावीरा में हमें नॉर्मली 2 लेयर्स दिखते थे यहाँ पे, कि एक सिटाडेल होता था और एक थोड़ा उसके नीचे लोअर पार्ट होता था। पर यहाँ पे 3 लेयर्स दिखी हैं। एक मतलब सबसे ऊपर वाले हाई क्लास लोगों के लिए होगा, दूसरा होगा मिडिल क्लास लोगों के लिए और तीसरा होगा और ज़्यादा लोअर क्लास लोगों के लिए। तो ऐसी लेयर हमें ढोलावीरा में देखने को मिली है। और एक पाकिस्तान की एक साइट है जहाँ पे हमें क्या मिला है, कोई सिटाडेल नहीं मिला है वहाँ पे। तो ये कुछ फैक्ट वगैरह आपसे पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे नहीं मिला है, क्योंकि वहाँ वो क्या था, एक इंडस्ट्रियल एरिया था जहाँ पे सील्स और बीड्स बनाए जाते थे। और हम लोग बात करें कि वहाँ पे एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रीट एंड रोड्स, ग्रिड पैटर्न, तो हमें वहाँ पे क्या देखने को मिला, वहाँ पे ग्रिड पैटर्न देखने को मिला रोड्स वगैरह में। ग्रिड पैटर्न का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए कि कोई सड़कें बनी हुई हैं, जैसे यहाँ पे बना हुआ है कि सड़कें बनी हुई हैं बिल्कुल 90 डिग्री पे, सड़कें बनी हुई हैं बिल्कुल, ना आगे ना पीछे, बिल्कुल परफेक्टली डिजाइंड सड़कें मिली हमें वहाँ पे। और एक खास बात तो ये है उनकी, कि उनके यहाँ पे वेल मेंटेन्ड सीवेज सिस्टम देखने को मिलता है, यानी कि जैसे कि आपके घर में बाथरूम वगैरह होगा, तो फिर उसके बाद नालियाँ, गटर का सिस्टम होता है, वो तक उनके पास डेवलप था। तो वहाँ पे सड़कों के किनारे ढका हुआ रखा था, एक मतलब एक पत्थर टाइप में रख देते थे कि कोई मतलब देखे भी ना, और जब साफ करना हो तो आराम से हटा को पत्थर को और साफ कर लो वहाँ पे। तो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे उस समय के लोग कि ये सब सिस्टम कर रहे थे। इवन कि अगर हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में जाके देखेंगे तो फिर हमें सड़कों के किनारे गंदगी देखने को मिलती है, पर ऐसा नालियाँ खुली डली होंगी और लगातार कीचड़ भरा होगा, कहीं फूटी होंगी, कहीं टूटी होंगी। पर उस समय के लोग इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि उस समय पे इतनी अच्छी प्लानिंग करके बैठे हुए थे। तो सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है उस समय के लिए, कि आज से करीब 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग अभी। नॉर्मली हमने देखा था कि सेटलमेंट हमारी कैसी होती थी, ग्रिड में होती थी या फिर स्क्वायर शेप में होती थी। पर बना वाली सेटलमेंट ऐसी थी जो ओवल शेप की थी। कैसी थी? ओवल शेप की थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो कि आपको जानने चाहिए थे इसके बारे में। और हम लोग बात करेंगे अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में कि बिल्डिंग वगैरह कैसे बनती थी। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वेल प्लान्ड बिल्डिंग्स होती थी। और जैसे कि अभी क्या होता है कि हमारे सबसे पहले यहाँ पे गड्ढा खोद दिया बहुत कस के। पहले मैं पेंसिल निकाल लूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि यहाँ पे हम लोग पहले बहुत गहरा गड्ढा खोद दें, नींव भर दें वहाँ पे। नींव भरने के बाद ये चबूतरा बना दें, चबूतरा के बाद जो हमें बिल्डिंग बनानी है वो बना देंगे और मुख्य द्वार हो जाएगा। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर जो आजकल हम लोग देखते हैं वही पुराने समय से चला हुआ आ रहा है।
तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर था घरों का कैसे बनता था। तो और 2 प्रकार की बिल्डिंग्स होती थी, पब्लिक बिल्डिंग्स एंड प्राइवेट बिल्डिंग्स। कैसी होती थी? पब्लिक बिल्डिंग्स और प्राइवेट बिल्डिंग्स। तो अब बात करेंगे सबसे पहले हम लोग पब्लिक बिल्डिंग्स की। तो पब्लिक बिल्डिंग्स हमारी, जैसे कि हम लोग बात करें सबसे बड़ी जो इमारतें होती थी शहरों में, वो होती थी कौन-सी? वो होती थी ग्रैनरीज़। कौन-सी होती थी? ग्रैनरीज़। ग्रैनरीज़ क्या होती हैं, हम लोग उसके बारे में बात करें, जहाँ पे मान चलिए कि हम लोग फसल वगैरह होती है कटाई की, और उसके बाद एक बड़ी-सी एक बिल्डिंग बना देंगे, उसके अंदर हम सारा अनाज रख देंगे, जिससे कि अनाज लंबे समय तक रखा रहे और खराब भी ना हो। दूसरा होता था सिटाडेल के अंदर ग्रेट बाथ देखने को मिला हमें। ग्रेट बाथ क्या है? इसके बारे में आपने सुना होगा कि बहुत बड़ा स्विमिंग पूल टाइप में बना था, जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा है। तो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, तो ये सिटाडेल के स्विमिंग पूल है, यानी कि बाथ टब। जो ग्रेट बाथ है वो है यहाँ पे, कि यहाँ पे कुछ रिचुअल परफॉर्म किए जाते थे। जैसे माना जाता है, जैसे गंगा वगैरह में हम लोग नहाते हैं, डुबकी मारते हैं, तो ऐसा माना जाता था कि यहाँ पे ये खुला ऊपर आसमान से खुला होता था, यहाँ बगल में बाथरूम वगैरह छोटे-छोटे बने रहते थे, और यहाँ पे भगवान के रिचुअल वगैरह कुछ किए जाते थे, ऐसा हमें पता चलता है। और दूसरे ये था कि जो सिटाडेल थी उसके अंदर असेंबली हॉल थे, जहाँ पे कोई जो एक कबीले का मुखिया होगा, एक शहर का मुखिया होगा या टाउन का मुखिया होगा, तो वो डिस्कशन वगैरह कर सके। तो ये सब हमें देखने को मिलती हैं वहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग्स। और चौथा होता था प्रीस्ट हाउस। तो नॉर्मली हमने देखा था कि जो प्रीस्ट का घर होता था, वो क्या होता था, उसके घर में मंदिर वगैरह बनाया रहता था, भगवान वगैरह रखे रहते थे। क्योंकि हमने पहले देखा था कि पहले के समय पर मंदिर वगैरह एग्ज़िस्ट नहीं करते थे, तो फिर जो प्रीस्ट होता था उसके घर में ही तो मूर्ति वगैरह होगी, तो जो प्रीस्ट था उसका घर ही क्या था, एक तरीके से कहते हैं जो पब्लिक प्लेस की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने अपने बात कर ली, पब्लिक बिल्डिंग्स की बात कर ली हमने। हम लोग बात करेंगे प्राइवेट बिल्डिंग्स की। प्राइवेट बिल्डिंग्स में आते हैं, तो ये इस प्रकार का कुछ घर होता था कि एक चौकोर टाइप में घर बनता था। उसमें मेन एंट्रेंस, ये अपना मेन एंट्रेंस हो गई, और ये यहाँ पे आँगन हो गई, और यहाँ पे अलग-अलग कॉरिडोर टाइप में बना दिया, कॉरिडोर टाइप में, और वहाँ पे अपने ये कमरे बना दिए, उनके एंट्रेंस वगैरह दे दिए। और यहाँ पे हमारा मेन एंट्रेंस होती थी, जो सड़क के बाहर होती थी। ये तो उस समय की हम लोग बात करें, प्राइवेसी उन लोगों के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि मान चलिए कि कोई भी आए, सामने से देख ना पाए अंदर क्या चल रहा है। इसलिए उन्होंने एंट्रेंस ऐसी रखी थी कि मान चलिए कि ये कोई रोड है, तो यहाँ से कोई आएगा तो देखेगा अंदर, तो देखेगा कहाँ? सामने वाले एरिया देखेगा। तो यहाँ पे तो उनने एंट्रेंस बनाया नहीं है, और यहाँ अगर यहाँ से चल रहा होगा तो यहाँ से भी देखेगा, तो सामने देख पाएगा, तो अंदर देख ही नहीं पाएगा। तो उस समय पर प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी उन लोगों के लिए। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पे हम लोग बात करें कि ग्राउंड फ्लोर पर कोई खिड़की रखते ही नहीं थे कि कोई अंदर झाँक ना ले या फिर कोई कुछ कर ना ले। इसलिए जो सेकंड फ्लोर होता था उसी पे खिड़की वगैरह बनाते थे। तो इतनी ख़ासियत थी उनके घरों की। और ख़ास बात ये थी कि उनकी जो मेन एंट्रेंस जो मैंने बताई बाहर, तो कुआँ वगैरह यहीं पे बना के रखते थे वो लोग, जिससे कि कोई आए, अगर कोई बहाने से अगर झाँकने की कोशिश करे कि अंदर हमें भैया माते भिक्षाम देहि या फिर पानी पिला दो माते, तो फिर यहाँ पे ही एंट्रेंस के बगल में ही कुआँ बना दिया था उन्होंने। तो ये कुछ बेसिक जानकारियाँ थी उसके बारे में। उम्मीद है कि आपको समझ में आई हों। पब्लिक बिल्डिंग्स और प्राइवेट बिल्डिंग्स में डिस्टिंग्विश करना आ गया हो। ग्रैनरीज़ वगैरह मैंने बताई दी थी। असेंबली हॉल्स वही होते हैं जहाँ पे राजा मंत्री वगैरह बैठ के बात करते हैं, और ग्रेट बाथ के बारे में मैंने बता ही दिया था। ग्रैनरीज़ वही सामान वो जो हमारा अनाज होता है वो इकट्ठा करने की जगह। और हम लोग अब बात करेंगे बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग ब्रिक्स ऑफ सेम प्रोपोर्शन। यानी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, तो उसमें जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह मिले हैं, उसके जो ब्रिक्स थे वो सेम प्रोपोर्शन के थे। मान चलिए कि अगर अभी की बात करें, तो जम्मू कश्मीर में जाइए या फिर जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, दिल्ली, अलग-अलग जगह पे जाइए, तो आपको कभी भी सेम प्रोपोर्शन की ईंटें वगैरह नहीं मिलेंगे। तो सोचिए उस समय पर जितने भी हमें ईंटें मिले हैं उनके घर बनाने के, वो कैसे मिले हैं? सेम प्रोपोर्शन के मिले हैं। यानी कि एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 4 उसकी लंबाई है, 2 चौड़ाई है और 1 मोटाई है उसकी। तो अब ये अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका प्रोपोर्शन थोड़ा चेंज हो गया, तो इससे ये होता है बिल्डिंग्स वगैरह में अंतर दिखने लगता है। तो फिर वो वही प्रोपोर्शन वहाँ पे नहीं था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम लोगों को देखने को मिलता है कि सेम प्रोपोर्शन में ईंटें वगैरह बनते थे। और इससे एक बात और साबित होती है कि वहाँ पे सेंट्रलाइज़ सिस्टम था। यानी कि जैसे कि एक मेज़रमेंट सिस्टम चलता है, तो वो सभी जगह पे बराबर चलता है अगर एक रूलर होता है वहाँ पे, या फिर हम लोग एक तरीके से समझ सकते हैं ऐसे। क्योंकि आज के समय पे देखेंगे तो स्टैंडर्ड यूनिट तो हम लोग मान लेते हैं, पर उस समय पे तो होता नहीं होगा ऐसा कुछ, तो एक तरीके से मान सकते हैं सेंट्रल सिस्टम ही था उस समय पर। जब हम लोग अभी आगे बात करेंगे तो उसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ी बहुत।
हम लोग अब बात करेंगे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यानी कि राजनीति वगैरह कैसी चलती थी, राजा-महाराजा क्या होते थे, कैसे होते थे, उसके बारे में बात करेंगे। तो इट वाज़ एन इंटीग्रेटेड एंड सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। तो सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि राजा वगैरह मतलब केंद्रीकरण होता है कि एक जगह से एक कोई बड़ा एम्पायर होता है, तो उसके नीचे अंडर में छोटे-छोटे जैसे कि राज्य हुए, जैसे आप मान चलिए कि पहले के समय में होता था मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ मुगल का। तो अपना सरकार चला रहे हैं आगरा में बैठ के, और जैसे अलग-अलग शहर हुए, तमिलनाडु हुआ, केरला हुआ, इतने दूर-दूर के स्टेट्स हैं, उनके बीच में किसी को बिठा देंगे अपने बिहाफ़ पर कि भैया आप राज कीजिए, जब हमें ज़रूरत होगी अपना टैक्सेस वगैरह भेजते रहिए, जब हमें ज़रूरत होगी तो हम आपकी आर्मीज़ बुला लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारा सीन रहता था। और हमें पता कैसे चलता है कि वहाँ पे राजा ही था? क्योंकि वहाँ पे कुछ हमें फैक्ट देखने को मिलते हैं कि जो वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जो शहर वगैरह हैं, वो उनमें क्या है सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती हैं। और जो मापने की यूनिट थी, जैसे कि मैंने आपको अभी सेम प्रपोर्शन के वो ईंटें वगैरह बताई थी, तो वो हमें बराबर देखने को मिली। तो फिर इससे ये पता चलता है कि एक ही सिस्टम था, एक ही आदमी था, उसने कहा था कि भई ऐसा-ऐसा मान लो। तो ये सारा सीन चलता है। और व्यापारिक अंतरंगिकता यानी कि एक-दूसरे के साथ ट्रेड करते रहते थे। तो ऐसे में पता चलता है कि वहाँ पे एक क्या था सेंट्रलाइज़ सिस्टम था, सेंट्रलाइज़ और इंटीग्रेटेड सिस्टम था, यानी कि कैसे भी करके एक-दूसरे लोगों से के साथ जुड़े हुए थे वो। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेरिटरीज़ वर अंडर द कंट्रोल ऑफ वानिक क्लास। तो वानिक क्लास का मतलब क्या होता है कि मान चलिए कि अभी के समय पे हमारे प्राइम मिनिस्टर राज करते हैं और उनके नीचे मंत्री राज करते हैं, और बाकी जो अधिकारी हुए आईएएस, आईवीएस, आईएफएस ऑफिसर हुए, तो ये सब क्या होते हैं एक तरीके से मान लीजिए ना वानिक क्लास मान लीजिए। तो यही हमारे कंट्रोल करते हैं, तो उस समय पे भी वैसे ही कंट्रोल करते थे। और आज का वीडियो केवल यहीं तक था, और एक पार्ट और बचा है, थोड़ी बहुत इसकी इकोनॉमी वगैरह बची है, तो वो हम लोग अगले वीडियो में निपटा लेंगे पूरा का पूरा। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के।